हम ओंकार सिंह चितबहार आदर्श बालिका विद्यालय से एक सतत क्रम के तहत आज हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले दो चर एक रैखिक समीकरणों के बारे में, दो चर एक रैखिक समीकरण क्या है, इस युग्म का हल क्या होता है, इसका आरेखन कैसे करते हैं और गुणांकों जैसे a1, b1, c1, a2 y का गुणांक, b2 c2 से तुलना करके ये डिसाइड किए कि किसका यूनिक हल है, मतलब एक हल है, अर्थात दोनों रेखाएं एक जगह काटती हैं, किस समीकरण के अनंत हल है और किसका कोई हल नहीं। आज निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये एक्सरसाइज 3.3 में यानी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हम सीखेंगे। यद्यपि बहुत ही प्रचलित विलोपन विधि है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। प्रतिस्थापन जो आपको समय के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, अपने कॉमन सेंस से अच्छा लगे, आप एग्जामिनेशन में उसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह पाबंद न हो जाए कि नहीं फला विधि का ही प्रयोग करो, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आते हैं फर्स्ट पार्ट में, ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है x + y = 14, समीकरण 1 x - y = 4। चूंकि ये बहुत सिंपल समीकरण x + y यानी x और y दो चर हैं जिन्हें जोड़ने पर 14 मिलता है और घटाते हैं x से y को तो 4 मिलता है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप किसी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से y का पक्षांतर करके x का मान समीकरण 2 में रखिए, या x का पक्षांतर करके y का मान। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से x + y = 14, तो y = 14 - x, ये दो पदी है, y का मान 14 - x एक दो पदी व्यंजक के रूप में मिला। अब y = 14 - x हम इसी लाइन में लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 से जब हम पक्षांतर करेंगे तो समीकरण 2 में ही रखेंगे। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस, अब यहां सावधान होना है, y नहीं लिखना है, y का मान लिखना है। y का मान दो पदों में है और जब यह दो पदी बहुपद है तो ब्रैकेट लगाकर लिखिए। यदि यह बाहर प्लस होता तो ब्रैकेट न भी लगाते तो चलता, लेकिन अपनी आदत में यह शामिल करेंगे। समीकरण 2 हमारा चल रहा है x, फिर माइनस, फिर y का मान = 4। अब आप देख रहे हैं कि यह एक चर का रैखिक समीकरण बन गया। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी x - 14 + x ये 4। x 2x = 4 और -14 को पक्षांतर करेंगे। अब आपको मालूम हो गया होगा, ये आपको प्राप्त हुआ 2x = 18
तो x बराबर 18/2 यानी 9। बहुत सिंपल है। अब x की वैल्यू आपको 9 प्राप्त हो गई। अब x का मान पुनः समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बट x के स्थान पर लिखेंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 यानी कि 5। आपको हल मिला x बराबर 9 y बराबर 5। क्रॉस चेक करना बहुत आसान है। 9 5 14, 9 में से 5 जाएगा 4। ये रहा। अब यहां पर अगर कुछ बच्चे ये सोचते हो कि हम दूसरे समीकरण से पक्षांतर करके प्रतिस्थापन करें तो वो कर सकते हैं। आप जैसा भी आपको लगे, बस सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिस समीकरण से हम पक्षांतर करके x या y का मान निर्धारित करते हैं, फिर वह उस समीकरण में न रखकर दूसरे में रखेंगे। अब जैसे कुछ प्रश्न आपके, जिसे हम प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा अलग है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर आप s इज इक्वल टू 3 प्लस टी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या आप ये चाहें कि इस समीकरण को भी मैं ऐसा बना दूं कि जो हर में 3 और 2 आए हैं वो सीधे गुणांक की तरह दिखें। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरे समीकरण में ध्यान दीजिएगा, गुणा करने के लिए जब भी आप कुछ भी नॉन जीरो से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, तो यह बात बहुत पहले बताई गई है कि दोनों पक्षों के सभी पदों में करें। अगर आप 6 से गुणा कर दें तो 2s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 6 4 के 36 हो जाएगा। न भी करें, प्रश्न आसान है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं s बराबर 3 और माइनस टी का पक्षांतर हो गया। अभी हमने बताया है यह 2 पदी। फिर आप s बराबर 3 प्लस टी, इसी लाइन में मैं लिख दे रहा हूं, जगह कम है। s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में, अब सावधान होइए, 2 में जहां s है वहां पर आप लिखेंगे 3 प्लस टी, और यह अंश 2 पदी है, इसका हर है 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां अपना तरीका हो सकता है, चाहे हम पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दें, या ये अंश ध्यान में रहे कि ये जो अंश है यानी s की वैल्यू है 2 पदों में है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो ये 1 हो जाएगा, 1। अब 1 को पक्षांतर कर देंगे, t/3 प्लस t/2, 6 माइनस 1 यानी t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 5। अब भिन्न जोड़ने के लिए बहुत आपको बताया गया है, इसका लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 तिया में 6, 3 दूनी में 6।
2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्रगुणन हो जाएगा। 5t बराबर 6 पंजे 30, तो t बराबर 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद बहुत सिंपल प्रक्रिया हम बता दे रहे हैं। t की वैल्यू 6 आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें। इसके बाद s की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम मौखिक देख लें कि t का मान यहाँ 6 रख देने पर s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मीन्स 9। अब चेक करते हैं तो 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। यहाँ 9 रखेंगे तो 3 3 या 9, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 2 3 या 6, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। क्रॉस चेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम केवल हिंट दे रहे हैं। यदि आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं तो इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। अगर थोड़ा सा हमें ध्यान दें कि यहाँ पर जो हम ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं, तीसरे पार्ट में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि समीकरण दोनों अलग नहीं। इसी समीकरण 1 में जब हम 3 से गुणा कर देते हैं तो समीकरण का ये स्वरूप मिलता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ हमें प्राप्त होता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। समीकरण के अनंत हल होंगे। फिर भी ये तो जानकारी के लिए हमने बता दिया। अगर आप इसको प्रतिस्थापन से लगाना चाहते हैं तो समीकरण 1 में, अब यहाँ पर हम कॉमन सेंस लगाएं, हम y का पक्षांतर करेंगे तो फिर x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये होगा कि 3x माइनस वाई बराबर 3। अब हम क्यों न माइनस वाई को ही राइट साइड में कर दें, तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये 3x माइनस 3 यानी y का मान y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 1 से पक्षांतर करने पर प्राप्त हुआ। जब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं ये, तो समीकरण 2 में हम लिखेंगे 9x, फिर चिन्ह का बहुत ध्यान दीजिएगा, माइनस 3। अब y की जो वैल्यू ये दो पदों में है तो इसे ब्रैकेट लगा के 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कि x के और y के हर मान के लिए जो समीकरण 1 का हल होगा वही समीकरण 2 का भी होगा, अर्थात ये अनंत हल इसका प्राप्त होगा, ये डिसाइड होगा। चौथा स्वरूप आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x 3y इक्वल टू 1/3। अब जैसे पॉइंट को अगर हटा के हम समीकरण को एक सिंपल बनाना चाहें तो हम देख रहे हैं कि एक डिजिट अगर ये डेसिमल हमारा पॉइंट यानी दशमलव बिंदु दाहिने हो जाए तो ये समीकरण हमारा थोड़ा ax प्लस by
प्लस सी का सिंपल स्वरूप हो जाएगा, या हम दशमलव को हटाने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे, तो जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 2x यानी दशमलव एक अंक दाहिने जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, या अपने शब्दों में जो समझ में दिखाई नहीं देगा। 3y बराबर 13। ठीक इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा करने पर तो ये 4x प्लस 5y और प्लस 23। इसके बाद पीछे बताई गई विधियों के अनुसार आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करके अब इसको आप लिखें, ये समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग यहाँ आप करेंगे, ये आपके गृह कार्य के लिए छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लॉजिक है, ध्यान लीजिए। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0। प्रश्न तो हम लगाएंगे ही। एक सिंपल लॉजिक हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब किसी भी दो चर रैखिक समीकरण के युग्म में c यानी कांस्टेंट टर्म 0 हो तो उसका कॉमन सॉल्यूशन या उभयनिष्ठ हल 0 0 होता है। यहाँ x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर। सिंपली आप सोचिए, थोड़ा सा अपने माइंड पर जोड़ दीजिए, यदि x की वैल्यू समथिंग कुछ भी हो गई तो √2 में मल्टीप्लाई करने पर नॉन जीरो यानी शून्य के अलावा कोई नंबर आएगा। यदि यह पद शून्य हो भी जाता है तो लेफ्ट राइट के बराबर नहीं हो सकता। ये पूरा बायां पक्ष शून्य तब होगा जब x और y दोनों के मान शून्य होंगे, तब ये बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होगा। रही बात लगाने की तो तरीका देखिए, जैसे आपने किया समीकरण 1 से यहाँ पर √3y इक्वल टू माइनस √2x मैंने पक्षांतर किया और फिर लिखा का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में आप y का मान रख रहे हैं तो y बराबर माइनस √2x अपान √3 ये मान रखेंगे y के स्थान। तब ये समीकरण 2 हो जाएगा कड़ी 3x माइनस कड़ी 8। अब ये y के मान है माइनस कड़ी 2x बटे कड़ी 3 बराबर 0। ये ऋण ऋण का पूरा धन हो जाएगा, कड़ी 3x धन। अब देखिए 8 दूनी में 16, कड़ी में 16 का मान 4 हो जाएगा, जिसे आप 4x लिख सकते हैं बराबर 0। अब चाहे तो आप √3 से गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, धन 4√3x इक्वल टू √3 0 हो जाएगा। सबसे अच्छा ये है कि आप x कॉमन ले लें। जब x कॉमन ले लेते हैं तो कड़ी 3 प्लस 4/√3। अब जरा सा विचार करिए कि हम इसको क्यों सिंपल करें, क्या जरूरत है। x बराबर 0 बटे कुछ भी रहेगा, √3 4/√3 या कोई भी नंबर हो, ये 0 आएगा। अब इसको सिंपल करें तो कड़ी 3 धन 4 बटे कड़ी 3, तो जैसे भी करें क्या जरूरत करने की। अब x की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में रखें यहाँ आप, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो √3y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे √3y आल्सो 0। यहाँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लगाकर हम प्राप्त करेंगे
और सिंपल लॉजिक जो हमने बताया है कि जिस इक्वेशन में c यानी कांस्टेंट, जिस रैखिक युग्म में दोनों के c 0 हो जाते हैं उसका हल निश्चय ही 0 0 होता है। दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। अभी इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस केवल हम सिंप्लीफाई करके आपको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to -2। या 2 और 3 के लघुत्तम यानी 6 से हम गुणा करते हैं। अब मन में सोचिए 6 जैसे यहाँ आया, 2 तिया में 6, 3 त्रिका 9 माइनस 10y, 6 दूनी 12, यहाँ लिख दें 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर वही काम यहां भी करेंगे। तो 6 2x, यहां 6 आया, 3y प्लस 3y, और यहां 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप प्रतिस्थापन का प्रयोग करके इस पार्ट 5 वाले क्वेश्चन को हल करें। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल है, जिसका कोई पार्ट नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें कुछ कथन है, कथन देकर समीकरण बनाना होगा, जिसे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन